हिंदुस्तान में इतनी बड़ी हिंदुओं की संख्या होने के बावजूद अगर हिंदुस्तान में गायें कट रही है, गौ तस्करी होती क्यों है? इन गौ तस्करी से फायदा हो रहा है, गौ हत्या से बड़ा माल मिल रहा है। मैंने करीबन 103 के आसपास नौकरियां की है और वहां पर एक गाय का कटने का वीडियो देखा मैंने। हमें भाजपा सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी। इन भाजपा सरकार ने गौ हत्या पर कोई कदम नहीं उठाया है। पुलिस प्रोटेक्शन में 52 गाड़ियां निकल रही थी। कश्मीर में ये चीज चल रही थी कि कश्मीर में आगे किसकी औकात है, कश्मीर में तिरंगा फहलाए। केवल गले में पटा डाल के पैसे लेना ही गौ सेवा या गौ रक्षा नहीं है। बीकानेरी शेरनी के साथ जो आपकी केस हुआ था उसमें आप शायद अंदर गए थे। उस मेरे पे मुकदमा करने का कोई पैसा दिया होगा, मुझे नहीं पता। हमने आपको देखा है टी राजा सिंह के साथ। हाँ, 33 जानलेवा हमले हो गए मेरे पे। रविंद्र सिंह भाटी के साथ आपको कई बार देखा गया है। तो उस समय रविंद्र जी ने पे कोई ट्वीट किया था कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और कुछ समय के बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। धर्मदारी जो केस है खुशबू राजपुरोहित का, उसमें थान सिंह डोली के कुछ वीडियोस आ रहे हैं, तो सर वो पूरा मैटर समझाइए लोगों को। थान सिंह डोली द्वारा उनको फोन करके भी धमकियां दी गई। हम जो कर रहे हैं, हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। 52 ट्रकें पकड़ी, उसका वीडियो बनाने का समय नहीं मिला तुम लोगों को। जी। सुखदेव सिंह वो एक देखे तो वैसे बड़ा भाई था मेरा। तो गाइस, वेलकम बैक टू बातचीत विद मारवाड़ी लड़का के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट है वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने गौ रक्षा ऐसे टाइम पर शुरू करी थी जब सोशल मीडिया नहीं था। वो कई सालों से गौ रक्षा करते आए हैं और आज जो है युवाओं को बहुत ही प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो आज हम आ चुके हैं एक ऐसे गेस्ट से मिलने। पहले तो सर का बहुत बहुत थैंक यू कि सर ने हमें इतनी टाइम निकाल के दिया। तो एक ऐसा आदमी जिनको हर तीसरे महीने धमकियाँ मिलती है, जिनको हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ उनके समाज के हित में वो जेल चले जाते हैं, या मतलब समाज के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया है और वो करते रहते हैं। तो सर, द वन एंड ओनली टाइगर, एसएस टाइगर का स्वागत है हमारे शो में। तो सर, आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है मुझे कि शुरुआत हम करते हैं। तो सर, आपकी चाइल्डहुड से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, हम देख रहे हैं हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सर, आपके चाइल्डहुड से शुरुआत करते हैं कि आपका बचपन कैसा था, कैसे बैकग्राउंड से आते हो? देखिए, पहले तो आपका जो ये बातचीत वाला जो शो है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। बातचीत विद मारवाड़ी लड़का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो शो शुरू किया है ये, और मैं सभी व्यूवर्स को कहूँगा कि इसको बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग करें, सपोर्ट करें, बढ़ावा दें। जी सर। बहुत अच्छी सी शुरुआत की। और उसमें क्या है, जो राजस्थान के हर व्यक्ति जो किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, उनके बारे में आप उनको लाकर एक आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। सो थैंक्स यू आपकी पूरी टीम को। जी सर। देखिए, बचपन की जो लाइफ है, मैं एक गरीब परिवार, किसान परिवार और गोपालक परिवार में पला बड़ा हूँ और बहुत ही गरीबी में मेरा जीवन शुरू हुआ है। और बहुत पढ़ाई भी मैंने 7वीं तक ही पास की है मैंने। और ज़्यादा ऐसा कुछ विशेष बचपन में कुछ था नहीं, बस नॉर्मल छोटे से लाइफ नॉर्मल लाइफ थी, एकदम नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल। सीधा साधा भी था, बदमाश भी नहीं था इतना। ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ फिर वो गुस्सेल हुआ। अच्छा। हालांकि स्कूल में भी जब कभी कभी स्कूल की बहन बेटियों को या टीचरों की लड़कियों को कोई ऐसा परेशान करता था, तो वहां भी उस समय भी लड़ लेता था मैं। जी। मतलब बचपन से, जब वो छोटी उम्र से भी एक हम्म, वो समाज की भावना थी। जी। और 8 साल की उम्र में मैंने आरएसएस की शाखा लगाई थी मेरे गांव में, अच्छा। हाँ जगदम्बा हाँ। मंदिर में। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप, जैसे हम मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप और मैं, हम सब राजस्थान से आते हैं। हमारे यहाँ जालोर के जो भाई है काफ़ी सारे बाहर हैदराबाद और बहुत सारे अलग अलग शहरों में दुकान करके अपना बिजनेस, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो सर, क्यों आपने ये नहीं सोचा कि आप एक साधारण जीवन शादी करके आप अपने बच्चों को पाले या एक धंधे में घुस जाए या बिजनेस करे? क्यों आपने सोचा कि मुझे गौ रक्षा करनी पड़ेगी, और क्यों इस लाइन में आए आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस लाइन में नहीं गया। हम्म। मैंने करीबन 103 के आसपास नौकरियां की है। अच्छा। 103। 103 नौकरियां वर्ल्ड रिकॉर्ड है शायद। मुझे नहीं लगता कि इतनी नौकरियां किसी ने की होगी। हाँ हाँ। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिस लाइन में मैंने जॉब नहीं किया हो। जी। सोना चांदी से लगाकर स्वीट हाउस तक, हाँ हाँ। बिज के जितने बिजनेस है सारे मैंने, जी उसमें जी। मैंने जॉब भी किया है, बिजनेस भी किया है हम्म समय समय पर। हम्म, परंतु जो हिंदुत्व की भावना जो थी वो बचपन से अंदर थी मेरे जी अंदर। जी जी जी। वो बचपन से अंदर एक संघ से हमने वो सीखा एक हिंदुत्व। रहता है अंदर की तो मुझे। अंदर कट्टरवाद तो मेरे पास, तो एक कट्टर हिंदुत्व तो था ही। हम्म परंतु कभी एक समय में मैं कहीं बैठा था हम्म। और वहां पर एक गाय का कटने का वीडियो देखा मैंने। हाँ। और उसके बाद में मतलब खुद को ऐसे अपना आप के शर्म आई मैंने कि यार, हम पैसे कमा रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, दुकानें, बिजनेस, बिल्डिंग, ये चढ़ा हुआ फलाना ढिमका, लोग खूब ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हम्म परंतु हमने बचपन में भी माँ बापों से भी सीखा है
और गुरुजनों से भी सीखा है कि गौ माता जो है सनातन धर्म की माता है। गावो विश्व से मात्र, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जिसको माँ का दर्जा दिया गया है, और वो भगवान है साक्षात। जी जी जी। और उस माँ की इस तरह से निर्मम हत्या हो रही है, और ये लोग इतना तमाशा देख रहे हैं, और हम लोग अगर उसको बचा नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े हिंदुस्तान में इतने बड़ी हिंदुओं की संख्या होने के बावजूद अगर हिंदुस्तान में गायें कट रही है, तो हम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उस दिन से अपने आप पर थोड़ा शर्माई धिक्कार हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने उस दिन से बिजनेस छोड़ के मैं गौरक्षा में लग गया था मैं। सर ये चलो आपने ये बात निकाली है गौ तस्करी जो होती है, सर मेरा कहने का मतलब ये सवाल आपसे अगला ये है कि गौ तस्करी होती क्यों है? ऐसा क्या गवर्नमेंट कर सकती है जिससे तस्करी जो होती है पूरी बंद हो जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि इस गौरक्षा में मुझे जो लाने वाले हैं, हम्म मेरे गुरुदेव सतीश कुमार शर्मा है, जिन्होंने मुझे गौरक्षा सिखाई, हम्म और गुरुदेव जगदीश गोपाल जी महाराज, जिन्होंने गौरक्षा के प्रति हमें और भी सहयोग करके आगे बढ़ाया है। तो हम, मेरे गुरुदेव ने, दोनों गुरुदेव ने और हम लोगों ने सरकार के पास में एक बार नहीं अनेकों बार, हमने दिल्ली में गोपाल मणि जी महाराज के नेतृत्व में अनेकों बार आंदोलन किए हैं। सरकारें कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, हमें वो राजनीति से मतलब तो नहीं है। हम सभी सरकारों के पास गए हैं, गौरक्षा के लिए मांग की है, आंदोलन किए, धरने दिए, परंतु वहां से हमें निराशा मिली है, लाठियां खाई है, जेलें जाना पड़ा है उस आंदोलन के दौरान भी। ऐसी बहुत सारी चीजों, सर मुझे लगता है कि सरकारें, भले भाजपा की कांग्रेस की, गाय के नाम पर लोग राजनीति करते हैं केवल और केवल। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि देश के अंदर पूर्णत गौ हत्या बंद हो, गौ तस्करी बंद हो। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन सरकारों के बड़े बड़े आका, इन सरकारों के अंदर मिले हुए, मैं मोदी जी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, परंतु हर पार्टी में कहीं न कहीं तस्कर और गौ तस्कर भी होते हैं, और लालची लोभी लोग, पैसों के लालची लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सरकारों के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इन गौ तस्करी से फायदा हो रहा है, गौ हत्या से बड़ा माल मिल रहा है, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि गौ हत्या और गौ तस्करी बंद हो, इसलिए वो लोग, ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। फिर हम लोगों जैसे लोगों को बदनाम करना, हमें टारगेट करना, हमारे वो झूठे मुकदमा दर्ज करवाना, और ऐसी अनोखो वो लोग हरकतें करके हमें इन गौरक्षा के मैसेज से वो लोग भटकाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकारें शामिल हैं, और हमें भाजपा सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी। मुझे याद है वो पल, सुषमा स्वराज जी हमारे मंच पर आई थी, गोज्ञान फाउंडेशन के मंच पर दिल्ली में, कि आपने अगर भारत में भाजपा की सरकार ले आए, मतलब उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और भारत में बीजेपी की सरकार आ गई, तो सबसे पहले हम गोहत्या बंद करेंगे। परंतु पहली बार होगी, दूसरी बार होगी, तीसरी बार होगी, इन भाजपा सरकार ने गौ हत्या पर कोई कदम नहीं उठाया है, और जब जब हमने आंदोलन किया है, हमको इन्होंने अंदर करवाया है। मैं अभी भाजपा सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब अगर आपने गौ हत्या पर कोई विशेष कदम नहीं उठाया, तो ये जो देश आपको माफ नहीं करेगा, और अगली बार आपको सबक सिखाएंगे। सर मुझे लगता है कि जो भी सरकारें हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या आदि जो भी सरकारें हैं, वो गौ रक्षा के नाम पर सिर्फ हिंदुओं से वोट लेना जानती है। सिर्फ गौ रक्षा बोल के सिर्फ गायों के नाम पर वोट ले लिया, और फिर गौ रक्षा नहीं होती है। सर अगर गौ रक्षा होती हमारे देश में, गौ हत्या बंद हो जाती, तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे गौ रक्षक जो हैं, इतने सारे लोगों को मिलकर ये काम, इतना लाठियां खानी पड़ती, इतनी बार जेल जाना पड़ता, तो ये नहीं होता है। सर आपकी एक GRCF गौ रक्षा कमांडो फोर्स करके एक फोर्स है, जो कि बहुत पहले से है, आई थिंक कुछ 10 साल हो गए कि ज्यादा हो गए? 2005 से ना, बहुत ज्यादा साल हो गए। तो सर इतने सालों से गौ रक्षा कमांडो फोर्स के बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि वो क्या है, कब बनी, कैसे बनी, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कहाँ कहाँ से लोग शामिल है? देखो, मैं वर्तमान में गोरक्षा दल का भी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, और गोरक्षा कमांडो फोर्स का संस्थापक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये दोनों टीम हम लोग सब साथ में हैं, गोरक्षा दल या संगठन दोनों की। ये 2005 से हम लोग लगे थे उसमें काम करने के लिए, और सब लोग मिलकर एक परिवार है। हम लोग गोरक्षा कमांडो फोर्स एक परिवार है, सभी सनातनी भाई है उसमें, और जिनको गाय के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, या गौ हत्या के प्रति जिनको आक्रोश है, दर्द है जिनको भी, वो लोग कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसमें अपने आप समर्पण की भावना से जुड़ते हैं, और संपूर्ण देश में आज काम कर रही हैं हमारी टीमें। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी प्रहलाद जी राठौड़ हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, या फिर हमारी जो एक ग्राम लेवल से लगाकर तहसील लेवल से लगाकर जहां भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, भले वो मध्य प्रदेश की टीम हो, भले वो महाराष्ट्र की टीम हो, राजस्थान की हो, गुजरात की, जहाँ के भी गोरक्षा कमांडो फोर्स के और गोरक्षा दल के जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो एक समर्पण भावना से काम कर रहे हैं। उसके लिए फिर उनको वो पीछे मुड़ के नहीं देखते कि उसके लिए अंजाम कुछ भी हो। हमारा लक्ष्य एक ही है कि अगर मिशन पे निकल गए और गाड़ी दिख गई,
तो फिर कुछ भी हो जाए उस गाड़ी को पकड़ना है, उन गोवंशों को वो बचाना हमने है। सर वीडियो अभी अभी 52 गाड़ियां पकड़ी है, आपको पता वीडियो होगा। देखे हमने। हाँ। हाँ, और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, पुलिस प्रोटेक्शन में 52 गाड़ियां निकल रही थी, हाँ और सर। अनगिनत धमकियां, जी। उसमें कई हिंदू लोग भी। तो सर ये गुस्सा तो तभी आता है कि जब अन्य जाति के, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कोई जाति का, बट अब मैं हिंदू गायों को लेके जा रहे हैं उसी ट्रकों में, तो सर। लालची, देखो भारत देश जो है, भारत देश में, भारत देश का इतिहास रहा है कि यहाँ पर गद्दार भी पैदा हुए हैं, जी यहाँ पर लालची भी, चापलूस भी, चाटुकार भी पैदा हुए हैं। जी इसलिए इस देश के अंदर सब कुछ बिकता है पैसों में। जी मैं कह रहा हूं, जी जी इस देश में पैसों में सब कुछ बिकता है। लोगों ने अपना ईमान बेच दिया, लोगों ने लाशों के सौदे कर दिए, लोगों ने लाशों के सौदे कर दिए संद पैसों में, और संद पैसों में लोगों ने गाय को कटवा दिया। इसलिए इस देश में गद्दार और चापलूसों की कमी नहीं है, जी। पैसों में सब कुछ बिकता है, पता ही नहीं चलता कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। सर हमने आपके जो डिटेल्स निकाली है, हमने काफ़ी सारी रिसर्च करी ये पॉडकास्ट करने से पहले, तो सर मैंने देखा है कि एसएस टाइगर की एक साइड है कि वो गायों का भला करता है, ऑब्वियसली, कि वो गौ तस्करी रुकवाता है, गायों के लिए अपनी जान डालने को तैयार है कि भाई मैं एनी टाइम गायों के लिए खड़ा हूँ। लेकिन सर एक साइड हमने आपकी ये भी देखी है कि आप जो लोगों की भी बहुत समाज सेवा में भी काफ़ी आगे आते हो। हमने आपका इंस्टाग्राम देखा, आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई आपको ठेले वाला दिख गया, कोई फ्रूट वाला, फल वाला, जैसे अभी रिसेंटली आपने एक रील हमने देखी है, देसू के दाल वड़े, देशों के दाल देसू के दाल वड़े, वो आपने एक रील डाली थी। तो सर वो एक आपकी साइड है जो आप लोगों की मदद करना चाहते हो, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे नंबर्स हैं, फॉलोअर्स है काफ़ी ज़्यादा, 90,000 1 लाख जन आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, फॉलोवर्स की बात करें तो मेरे तो 8-8 लाख की आइडिया थी, जी। लोगों ने उड़ा दी मेरी, हाँ तस्करों ने मेरी आइडिया उड़ा हाँ। दी। और अभी भी यूट्यूब पर 1,26,000 है, एस के जी जी सनातनी पर है, और जी। इंस्टा पर भी काफ़ी सारी फॉलोवर्स। आइडिया लोग मेरे को, ये लोगों का प्यार है, है। परंतु ये मेरा समर्पण है उन लोगों के प्रति, उन लोगों के प्रति मेरी भावना है, श्रद्धा है, कि मैं समाज में कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति अगर वो अपना व्यवसाय कर रहा है, वो मजबूत हो रहा है, तो उसको कैसे बढ़ावा दे, कैसे उसको जी सपोर्ट जी करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हर किसी को फेमस करके उसको बढ़ावा देता है। जी। तो मैं भी ये चाहता हूं कि कहीं मेरी वजह से कोई व्यक्ति का बिजनेस बढ़े, किसी के बड़े बिके, जी कोई फेमस हो, कोई किसी का परिवार पले, और या किसी को मेरी वजह से न्याय मिले। समाज सेवा में भी जब भी मैं इस चीज में फेमस हुआ मैं, तो कई लोगों ने आग्रह किया कि आप गौरक्षा के साथ साथ समाज सेवा भी करो। करो। तो मैं 36 कौम के लिए जहां के भी जरूरत पड़ती है, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, उनको न्याय दिलाऊं, जी। या उनके साथ में बुरा नहीं हो, या फिर मेरी वजह से कोई अगर गरीब हो तो वो उठकर उठ आगे बढ़े हाँ और ऊपर आए। तो बिल्कुल। मैं छोटे छोटे लोगों को भी मेरे चैनलों पर लाकर मैं उनको फेमस करने का प्रयास करता हूँ। जी जी। मेरा ये उद्देश्य है, उनके प्रति एक भावना है, भावना। समर्पण है, प्रेम है उनका। कुछ गौ रक्षक हमने ऐसे भी देखे हैं गाड़ियों पर घूमना। सर ये आप मेरे को थोड़ा बताइए कि आपने तो गौ रक्षा शुरू करी बहुत पहले, जबकि सोशल मीडिया था भी तो नहीं, कुछ भी नहीं बिल्कुल था, नहीं था। मेरे पास हमने छोटा फोन था। हाँ, ये आप बताइए कि क्यों ऐसे गौ रक्षक जो अभी जो नाम के सिर्फ हैं, जो गाड़ियों पे चढ़कर गायों के पट्टा बांध दिया उसको गौ रक्षा बोलते हैं, तो सर क्यों ये ऐसे कर रहे हैं? क्यों आपकी तरह पूरा एकदम घुस नहीं जाते उस चीज में कि क्यों खड़े नहीं, जान जोखिम में क्यों नहीं डाल सकते, ऐसा वो है ऐसे क्यों है? कि देखो, हर किसी का बस नहीं जी चलता, हर किसी की बस की बात नहीं है। जी जी रात को पूरी पूरी रात सड़कों पर जागना और तस्करों से लड़ना, जी 52 मुकदमे लेना, जेलें काटनी, और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो हर व्यक्ति गौ भक्त है जो गाय का नाम लेता है, परंतु केवल गले में पटा डाल के पैसे लेना ही गौ सेवा या गौ रक्षा नहीं है। केवल गाय के नाम की रील बनाकर, गाय को जरा सा घास खिलाकर रील बनाकर वायरल करना, फिर गाय के नाम से चंदा लेना, रसीदें फड़वाना, गौशालाओं के नाम पर चंदा लेकर ऐसो आराम करना, गाय के नाम पर जगह जगह घूमकर चंदे इकट्ठे करके फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां लाना, या फिर उसकी दुकानें खोलना, कोई भी अपना व्यवसाय शुरू करना उन पैसों से। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत हो रहा है, और समाज को इसको रोकना पड़ेगा। मैं तो समाज से निवेदन करूंगा कि अगर आप गौ सेवा में अपना धन देना चाहते हो, जी आपके पास भगवान ने धन दिया और धन से आप गौ सेवा करना चाहते हो, तो स्वयं अपने हाथों से गौशाला में जाओ, जहां गायों को देखो और चारा खिलाओ, जो भी आपको जितना लगे दो, या फिर गौ माता के लिए कुछ शेड बनवा लो, कुछ भी ऐसा काम करो। अभी अभी एक और ताजी घटना बता रहा हूं मैं, आज वहीं से आया हूं, मैं सासुर से आया हूं मैं जी भी। जी 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 हाँ एक आंदोलन है अभी अपने पाली में, आंदोलन क्या, एक वो है क्या बोल, धरना है। करना है। मुझे वहां पहुंचना था, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। मैं जी सासोर से अभी आया हूं, और वहां अभी क्या है, 12 बज चुके हैं, जी और वहां पहुंचना मेरा संभव नहीं हो पाएगा। जी जस्ट अभी पहुंचा, मैं सासोर गया था, वहां पर क्या हो रहा है कि हम्म डीसा धानेरा गुजरात से जो घास आती है गौशाला, राजस्थान की गौशालाओं में, जी तो ये क्या, बॉम्बे के और जगह जगह के जो व्यापारी लोग हैं,
वो उन चारा सप्लाई करने वालों को फोन करके बोलते हैं कि भाई एक गाड़ी मेरी तरफ से भेज देना। अब एक गाड़ी में 1000 टन आता है कि 2000 टन आता है वो उनको नहीं पता। वो पूछ ले कितना आता है, कितना वो गाड़ी का, बोले गाड़ी का इतना हो गया। अब वो उसमें पैसा तो लेता है 1000 टन का और माल लेके डाल लेके जाता है 500 टन। जी ठीक है, तो आधा वो खा जाते हैं। ऐसी सूचना मुझे मिली थी, कोई एक सुरेश देवासी के थ्रू मिली थी मुझे। जी तो फिर मैं वहां गया था और थोड़ी जानकारी जुटाई वहां पर, जी और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं अभी। कि मैं दानदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप जिन गाड़ियों के संपर्क में हो, जिन गाड़ियों से आप पैसे दिलवा रहे हो, पैसे देकर उनको घास डलवा रहे हो, थोड़ा आप जानकारी तो लो कि कौन सी गौशाला में लेके गए, जी कितना टन माल लिया और कितना टन खाली किया, ये सारी चीजें। क्योंकि आजकल तो कांटे वाले हैं, हाँ 500 रुपए लेते हैं और 500 का 1000 टन बना देते हैं, फर्जी रिश्वत बना के दे देते हैं। बिल्कुल तो इस चीज से बचना पड़ेगा। ये गौ माता के मुंह में तो नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग दलाल बैठे हैं, छोर बैठे हैं जो गाय के नाम पर खा रहा है। और मैं कह रहा हूं एक चीज याद रखना कि जो गाय का चारा और जो गाय के नाम की इस तरह की दलाली करके खाएगा उसका सर्वनाश निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती उसको। जी सर, ये आपने बोला कि जो लोग गौवंश की तरफ अपना कुछ धन दान देना चाहते हैं या कुछ भी चारा या कुछ भी खिलाना चाहते हैं, अपने हाथों से खिला दो सर, उससे बेस्ट कोई हाँ, नहीं है, बहुत अपने बढ़िया, हाथों से बेस्ट है। खिलाओ। जी हाँ, जी जी लोग गाय के नाम पर बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां और रीले और फलाना और डिगड़ा और मैं ये और मैं वो। अरे यार, नहीं आप सर, धरातल पे काम करो, दुनिया अपने आप को आपको मानेगी। हाँ, हमने मेरे हमारे पास में आज भी 2-3 लाख की गाड़ी है, वो भी किसी ने मुझे दान की हुई थी। जी 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 मेरे पास जो कार है, हम्म। एक माली समाज के परिवार ने मुझे गिफ्ट की थी। उस बात को 6-7 साल हो गया, मैं वही गाड़ी चलाता आज भी, कुछ नहीं मेरे पास बिल्कुल में। बिल्कुल सर। तो सर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप इसमें बताना चाहो तो स्वर्गवासी श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो दादा है हमारे, वो अभी तो खैर नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए हैं, बट उनके साथ आपको कई बार देखा गया है। हमने एक वीडियो देखी जो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा कि दो शेर सर, सच में वो जब मैंने वो जब वीडियो देखी, और अगर आपको भी अभी वो वीडियो दिखाऊंगा आपके रूम पे खड़े हो जाऊंगे सर कि आप, मेरे को नहीं पता आप किस लिए वहाँ पे थे, किसी समाज की हित में लड़ाई लड़ रहे थे, उस जयपुर का जो है केस था, आप दोनों वहाँ पे थे। तो सर उनके जाना आपको क्या पर्सनली थोड़ा तोड़ चुका है या क्या? क्योंकि आपको बीच में धमकी मिली थी, तब उनका कार में भी एक वीडियो है कि एस एस टाइगर को धमकी मत दीजिए, मैं उनका साथ हूँ, उनसे लड़ने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो सर वीडियो देख के तो लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत बड़े छोटे भाई वाला रिश्ता था। तो सर उनका जाना क्या आपको थोड़ा, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह वो एक, देखे तो वैसे बड़ा भाई था मेरा, जी जी और ऐसे शिष्य था मेरा, मुझे गुरु मानते थे वो। जी जहाँ जाते थे मुझे प्रणाम करते थे वो, जी मेरे हाथ से तिलक लगवा के जाते थे, हम साथ में रहते थे हमेशा। और कई लड़ाइयाँ हमने और सुखदेव साहब ने साथ में लड़ी है। और उनका जाना, टूटना क्या क्या बता सकते हैं आप जी उस सर, दर्द को। इतना दिल थोड़ा, मतलब समझो एक मेरे पीछे एक पहाड़ था, जी, वो बड़े भाई का टूट सर गया। हाथ से। हर समय एनी टाइम जब जी उनको काम पड़ता था हम उनके साथ में खड़े रहते थे, हम्म, हमें जरूरत पड़ती थी हमारे साथ वो खड़े रहते थे। जी सुखदेव सिंह जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। कोशिश कर रहे हैं राजशेखर शेखावत साहब भी, जी उनकी तरह उनके चरण कमलों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जी जी वो। जी और मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। पर उस बंदे के अंदर जो समर्पण भावना और साहस और जिगट था, जी कुछ गद्दारों ने और कुछ ऐसे गुंडों ने मिलकर घात करके उनको मारा है। बाकी जी उनकी हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत किसी नहीं की थी हिम्मत सामने। नहीं। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके ऊपर काफी सारे केस हो चुके हैं सर। इससे पहले आप मेरे को एक चीज बता सकते हो, सुखदेव सिंह जी की खमीर में उन्होंने झंडा फहराया था सर, वो मेरे को डिटेल्स में मेरे को जानना है आपके थ्रू कि आपको पता होगा सर, आप मेरे को बता सकते हो जरा डिटेल्स नहीं, में। उस समय देखो ऐसा हुआ था कि उस समय कश्मीर में ये चीज चल रही थी कि कश्मीर में आगे किसकी औकात है कश्मीर में तिरंगा फहराए। जी जी ये कश्मीरियों ने और मुसलमानों ने वहां पर इन लोगों ने एक ट्रेंड चलाया था। जी 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 उस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे परंतु तिरंगा तो कश्मीर में फैलाएंगे। फैलाएंगे। और सुखदेव सिंह जी ने वहां जाके तिरंगा फैलाया और उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा मारा। जी तो ये बहुत ही साहस वाला काम था, मामूली काम नहीं था। सर अभी आपकी बात करते हैं हम, आपके केस, आप वैसे तो आपके बहुत सारे केस है सर, हमने लिस्ट निकाली, बहुत बड़े बड़े केस हैं। और गौ सेवा से लेके आपने गौ तस्करों को पकड़ा, उसकी उसमें भी आप कई बार जेल जा चुके हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई है सर आपकी। एक जो रिसेंटली अब जो केस हुआ था बीकानेरी शेरनी के साथ, जो आपकी केस हुआ था उसमें आप शायद अंदर गए थे, उस केस में गए या किसी और केस में गए, मुझे नहीं, आइडिया उसी नहीं। में उसी में उसी उसी में। में गए थे देखो, तो। बीकानेर की शेरनी की बात आपने छेड़ी है तो हम्म, मैं कहना चाहूंगा वो समाज की बच्ची है। जी ठीक है, मेरे को उससे न तो मैं उसको व्यक्तिगत उसके खानदान परिवार को जानता हूँ, जी न उससे उसके साथ मेरे को व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है। जी मुझे तो वहीं के बीकानेर के कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस भेजा था हम्म, कि भाई साहब आप समाज का काम करते हो, देश का काम करते हो,
और ये अपने समाज की लड़की है, और इस तरह के कोई बुरखे में उसका वीडियो आया था। जी, जी, हम बाकी किसी से तकलीफ नहीं थी, बुरखे में उसका वीडियो आया था, 2-3 उसके कोई अभद्र बोलने का वीडियो आया था। तो लोगों ने मुझे बोला यार ये किसी की नहीं मान रही, भाई साहब आप समझाओ। तो मैंने मेरे पास नंबर तो है नहीं उसके, वो थे भी नहीं। तो मैंने इंस्टाग्राम पर उनको मैसेज करके रिक्वेस्ट करके मैंने कहा बहन आप इस तरह की वीडियोस मत बनाओ, ये समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है और इसे अच्छा नहीं लगता। तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे कॉल किया था सामने से, वो कॉल मैंने रिकॉर्ड भी किया था, क्योंकि लड़की है तो कल उठ के कोई ब्लैंक लगा ले, तो मैंने वो रिकॉर्ड भी किया था और बाद में यूट्यूब पर चला भी वो। तो उसने मुझे कॉल किया, तो मेरी हमारी अच्छी से उनसे बात हुई, उनको समझाया, वो मानी भी समझी भी। परंतु फिर उसके बावजूद उसके बाद में या तो कुछ जिहादियों के कहने पर या कुछ अपने ही समाज में कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जो मेरे भी दुश्मन है। वो हो सकता है सामाजिक उनको कोई तकलीफ पहुंचाई, उन्होंने कोई गलत काम किया होगा, कहीं लाशें बेची होगी, क्या कहीं फालतू की राजनीति की होगी, या कहीं चोरी जमा कुछ भी किया होगा ऐसा कुछ, तो मैंने उन लोगों का खिलाफत किया होगा, उनको नंगा किया होगा, तो वो लोग मेरे दुश्मन है। बाकी तो मेरे कोई दुश्मन नहीं है। तो उन लोगों द्वारा उकसाने पर या फिर किसी लालच में आकर या फिर किसी ने उनको मेरे पे मुकदमा करने का कोई पैसा दिया होगा, मुझे नहीं पता। तो सरासर फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि मेरा जो मुकदमों की जो रिकॉर्ड था उसके कारण मुझे जेल में थोड़ा 2-3 महीने रहना पड़ा। पुलिस जो है, प्रशासन है, टोटली मेरे खिलाफ में है, पुलिस प्रशासन। तो उन्होंने मेरे जो रिकॉर्ड लगवा दिए, हालांकि रिकॉर्ड वो लगवाया जो रिकॉर्ड में मैं 22 बरी हो चुका हूँ। ऑलरेडी मैं सारे मुकदमे बरी हो गया, 3-4 मुकदमे चल रहे हैं मेरे, बाकी सारे मुकदमे मैं बरी हो गया हूँ मैं। तो वो बरी हो गया हूँ, वो भी रिकॉर्ड उन्होंने बरी हुआ वो तो लिखा नहीं, और वो लगा दिया कि ये साले चल रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा बीकानेरी शेरनी के साथ जो रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है, उस पर सर साफ साफ यही दिख रहा है कि आप जो है उनको समझा रहे हो कि आप बेटा राजपूत समाज की बेटी हो, ऐसे वीडियो मत बनाओ। और आप तो ये गोली मारने की ये बात हो रही है कि वो बोल रही है कि गोली मार दो मुझे, तो आप कह रहे हो कि उनके पिता, आपके पिताजी को जो है हक गोली मार। हाँ, ये देखो कानून, हम तो सामाजिक सलाह दे सकते हैं, हम सामाजिक आप लोगों को समझा सकते हैं, बाकी आपको मानना नहीं मानना ये हमारा अधिकार थोड़ी है। हम तो समझा सकते हैं, और आज भी मेरे उसके साथ में कोई निजी दुश्मन नहीं है, कोई उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है, बराबर। बस ये है कि समाज की है, राजपुरोहित नाम लगाकर कोई इस तरह से वीडियो भेजता है तो थोड़ी हमें भी शर्म आती है कि यार इस तरह का मत बनाओ। बाकी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने जीवन में सभी स्वतंत्र है। जब उसको हमारी बात समझ में नहीं आई तो करे, अपने को जो करना है वो करे, मुझे क्या लेना देना। हमको समझाना था, हमने समझा दिया, वो नहीं मानी, हमने छोड़ दिया। अब बीकानेर की सैनिक क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, कहाँ जा रही, मुझे क्या लेना देना। बिल्कुल सर, वो उसका काम कर रहे करें। तो बस मैं समाज सेवक होने के नाते उसको समझाया, वो नहीं मानी, मुकदमा करा, मुझे मुकदमों से कोई फर्क पड़ा नहीं। पहले भी कई मुकदमे काट के जेलें काट गए दुनिया में, हिंदुस्तान की, ये तो राजस्थान की जेल की थी, हिंदुस्तान के अनेकों जेलों काट के आया हूँ मैं गौरक्षा के लिए। कई किसान ने मुझे अंदर किया है, कई किसान ने कई फर्जी मुकदमे डलवाए मेरे पे। हाँ, 33 जानलेवा हमले हो गए मेरे पे, तो मैं नहीं डरा। इन फालतू चीजों से डरने वाला नहीं। सर एक और केस हुआ था जिसमें सुखदेव सिंह जी भी आपके साथ दिखे थे, मटका केस जो हुआ था। हाँ, मटकी वाला केस। हाँ, वो सर क्या हुआ था आप बता सकते हैं? सरासर एक राजपूत टीचर को, वो जनरल वर्ग का था, राजपूत था, इसलिए उसको टारगेट किया गया भीमसेना और भीम आर्मी वालों ने, जी 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 जी, और कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर, और उसमें कांग्रेस पार्टी का, आरएलपी का मुख्य भूमिका रही। आरएलपी वाले उस सैल सिंह राजपूत का नाम सुनते ही उसको सपोर्ट करने आगे, कांग्रेस वाले आगे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक जाति विशेष को, राजपूतों को टारगेट करने के लिए और एक निर्दोष अध्यापक को फंसाने के लिए। यार एक कान पे थप्पड़ मारने से अगर बच्चा मर जाता तो हमने तो उन्होंने कितनी थप्पड़े खाई होगी टीचरों की। आज तक तो ऐसा कान हुआ नहीं। और मटकी, पहली बात तो आज की स्कूलों में मटकियां नहीं रहती है, नल लगे रहते हैं, बराबर। तो ये सरासर हमें लगा, उसके घर पे गए, बहुत गरीब परिवार का टीचर था वो सैल सिंह राजपूत। तो उसको कहीं न कहीं झूठे मुकदमों में फंसाया गया और टॉर्चर करके जेल में डाला, परेशान किया। इसलिए हमने उसकी आवाज को उठाई और समाज को के बीच में उसकी आवाज ले गए, आंदोलन किया उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए और उनको जेल से बाहर निकालने के लिए। जो हमारी जितनी भूमिका बनी थी हमने भूमिका निभाई। रविंद्र सिंह भाटी के साथ आपको कई बार देखा गया है, कई 1-2 प्रोग्राम में देखा गया है, एक कोई सभा हुई थी, कुछ कांड हुआ था, वहां पे सर आपको देखा गया है। तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे है और उस बंदे के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, रविंद्र सिंह भाटी के साथ में रिलेशन हमारे अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़िया नेता है, हमारे क्षेत्र का युवा नेता है और हर किसी की आवाज उठाता है। मैं उसको धन्यवाद, भाई रविंद्र भाई छोटा भाई है अपना, अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ। रिलेशन मेरे बहुत अच्छे हैं, कोई उनके साथ में नहीं है, ठीक है।
वो जो आप जो बोल रहे हैं वो एक वीडियो का, सभा का। उस समय कोई बाड़मेर में हमारे समाज के एक राजपुरोहित की हत्या हुई थी। जी तो उस समय रविंद्र जी ने पे कोई ट्वीट किया था कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, जी। और कुछ समय के बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। तो बस मुझे उसके लिए थोड़ा उनके ऊपर नाराजगी थी। जब रविंद्र साहब यहाँ पर आए तो मैंने उनको पूछा भी, हम्म, और उन्होंने फिर वो जो उनका जवाब देना था वो जवाब मेरे को उन्होंने दिया कि भाई ये कारण था, वो कारण था। तो मेरा तो रविंद्र सिंह जी से भी निवेदन है कि आप आगे बढ़ो, हम बिल्कुल आपका बिल्कुल सर। सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, परंतु सत्य सभी सनातनियों को साथ लेके चलो, जी सभी जातियों को साथ लेके चलो। आप कहीं जातिवाद की राजनीति मत करना। हालांकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा नहीं है, रविंद्र जी के पास में ऐसी चीज नहीं अभी तक देखी तो है। ऐसा कुछ वो हर गरीब की, हर असहाय की, हर पीड़ित की आवाज उठाता है, अच्छा बंदा है। जी और मैं शुभकामनाएं देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे बढ़े ऐसा व्यक्ति। आगे बढ़कर राजस्थान के हाई लेवल तक पहुंचेगा तो कहीं के राजस्थान का विकास होगा। होगा सर। बट रविंद्र सिंह जी अच्छे उन्होंने तो व्यक्ति सर हैं। अपने पर्सनल नंबर दे रखे हैं, किसी पर्सनल चीज के लिए भी आपको काम हो, हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो, कहीं पे कुछ चाहिए हो तो सर वो आधी रात को वो फोन उठा हाँ कर बिल्कुल, काम देखो मैं करवा। वैसे किसी को पर्सनल के लिए आज तक किसी को यूज नहीं किया, मैंने जी कभी जी कॉल भी नहीं किया, जी क्योंकि जी मेरे मेरे पास बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सारे लोग मेरे संपर्क में हैं, जी सबके मेरे पास निजी नंबर है। जी परंतु मैंने मेरे निजी काम के लिए आज तक किसी को यूज नहीं किया। हाँ, सामाजिक कार्य के लिए अगर किसी को कॉल किया होगा, धार्मिक कार्य के लिए किसी को कॉल किया होगा तो बात अलग है, परंतु मैं निजी कार्य के लिए किसी को यूज। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी आपके इंस्टाग्राम पर हमें देखने को मिल रहा है कि धर्मदारी जो केस है खुशबू राजपुरोहित का, उसमें थान सिंह डोली के कुछ वीडियोस आ रहे हैं, तो सर वो पूरा मैटर समझाइए लोगों को। देखिए, पूरा मैटर तो उसका परिवार ही समझा सकता है वो, जी परंतु जब मेरे पास जानकारी मिली और मुझे धर्मदारी मैं जब धर्मदारी गया जी तो उनके परिवार ने जो घटना बताई मैं वो बता सकता हूँ जी आपको। जी जी कि उनके परिवार ने ये कहा कि हमारी बेटी को इन लोगों ने मार के वहां से लेके आए जी और उन्होंने आत्महत्या दर्शा दिया, और आनंद फानन में उसको अंतिम संस्कार करवा दिया। हम्म, और जब उसका वीडियो मुझे बताया तो उस बेटी के जगह जगह घाव थे, जी यहाँ पर काला पड़ा हुआ था, जी तो कहीं न कहीं उसको बुरी तरह से मारा है, ऐसा उस वीडियो से प्रतीत होता है। जी और उनके घर वालों को जो आरोप है वो कहीं न कहीं सिद्ध साबित होते हैं उस वीडियो से। तो उसी चीज को लेकर उनके, क्योंकि उस मैटर को पूरी तरह से दबा दिया गया था। जी जब मुझे जानकारी मिली कि मामलों को दबा रहे हैं ये लोग जी और बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है, जी तब मुझे रात को 11 बजे मैं वहां पर गया, जी 2-3 घंटे उनके साथ बैठा, पूरी जानकारी उनसे ली। तो आप बात कर रहे हैं थान सिंह, वो आरएलपी के नेता है, वहां जी के युवा नेता है, जी 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 समाज का भाई है, अपना छोटा भाई है। हम्म, परंतु धर्मदारी वालों का ये कहना है कि थान सिंह डोली द्वारा उनको फोन करके भी धमकियां दी गई, हम्म, बोले यहाँ पर आना मत, ज्यादा हाउ मत करना वरना जूत खाओगे, जी और तुम्हारी दूसरी बेटी भी यहाँ पर ब्याही हुई है जी तो उसको ये वो, और ये सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूँ जी मुझे धर्मदारी वालों ने बताइए। विथ वीडियो रिकॉर्ड बताई, जी जी और वर्तमान में एफआईआर में दर्ज भी है। जी हाँ एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें भी दर्ज है, जी एफआईआर में दर्ज भी है ये सारी चीजें। तो कोई थान सिंह मेरा कोई निजी दुश्मन है नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, जी और ना कोई राजनीतिक मेरी वो विधानसभा है, या ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है उस क्षेत्र में। परंतु मुझे लगता है कि थान सिंह को इस चीज में इस तरह का अपना रोल नहीं निभाना था। बिल्कुल वो आके लोगों के सामने बोलता है असामाजिक तत्वों ने वीडियो बना के वायरल कर दिया। भाई कौन है समाज के लोग असामाजिक तत्व कैसे हुए? जी उसमें तो आप भी शामिल हो गए फिर। बिल्कुल हैं, कोई समाज का व्यक्ति वीडियो बना रहा है उसको असामाजिक तत्व कह रहे हो? अच्छा, थान सिंह कह रहे कि हमने और बड़ा न्याय, क्या और बड़ा क्या न्याय दिलाया आपने? आज भी अटक रहा है, मामला पड़ा है वहां पर, जी और वो एक बच्ची रो रही थी उसके साथ में आप रील बना के वीडियो बना के चले गए। जी खाली क्या न्याय दिलाया आपने, बताओ मुझे? कोई उनको उनके घर पे कोई आपने कोई फंड दिया, या फिर उनका कोई वो मकान जो वो थे वो रुकवाए? वो आपने तो रुकवाए नहीं, वो तो हाईकोर्ट से रजिस्ट्री से रुका है। बिल्कुल आप तो जब माहौल बना, आप आते हो अपने कैमरामैन को साथ में लेके आते हो, रील बना के चले जाते हो, तो वो न्याय नहीं होता थान सिंह जी। सर अब इस मामले में भी, धर्मदारी मामले में, वो अभी कल का एक मैंने वीडियो देखा उनका, वो ये कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। अरे रविंद्र सिंह भाटी के लोग नहीं साहब, राजपुरुष समाज आपके ऊपर लगा रहे हैं, ये जो लगा रहे हैं राजपुरुष के समाज के लोग आपके ऊपर सवाल कर रहे हैं। आपको चुनाव लड़ने के लिए चंदा राजपुरुष समाज ने दिया होगा, आपको चुनाव लड़ने के लिए चंदा और सपोर्ट और माला और सापे राजपुरुष समाज के लोगों ने दिया होगा। राजपुरुष समाज के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि थान सिंह जी, जब दूसरों के लिए आप अगर इस तरह का रोड के ऊपर आंदोलन करते हो, चक्का जाम करते हो, तो अपने समाज का, जब खुद के परिवार के ऊपर आई, वो लड़का इस खुशबू को वो मानने वाला का जो आरोप लगाए भूम सिंह का, वो उसके उनकी थान सिंह जी के चाचा का लड़का, अंकल का लड़का है, उनके परिवार का है, इसलिए वो मामले को कहीं मुझे लगता है दबाना कि चाहते रफा दबा करके दबाना चाहते हैं। बाकी वो थान सिंह जी को दुश्मन थोड़ी है हमारी। थान सिंह जी को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, और कोई रविंद्र सिंह भाटी के कार्यकर्ता आपको दबाव नहीं बना रहे। ये समाज पूछ रहा है, पूछेंगे,
आप अगर हमारे राजपूत समाज के युवा नेता बनकर घूमोगे, राजपूत समाज के मंचों पर स्वागत करवाओगे, साफे पहनोगे, माला पहनोगे, तो समाज पूछेगा कि थान सिंह जी, जब दूसरों के लिए आप न्याय की लड़ाई लड़ते हो तो इनके लिए क्यों नहीं लड़ी आपने, इनके लिए रोड जाम क्यों नहीं किया, इनके लिए मांग क्यों नहीं करी। मेरे को ये लोग बोल रहे हैं कि तुम टारगेट कर रहे हो, हम टारगेट नहीं कर रहे जी, बिल्कुल नहीं। समाज आपसे सवाल पूछ रहा है, इसको आप टारगेट समझो तो टारगेट समझो, परंतु समाज तो पूछेगा। अगर आप गलती करोगे, मैंने गलतियां की होगी, पहले मुझे भी पूछा गया था। जी, बिल्कुल सर। आपने खुद ने पूछा है सवाल, थान सिंह जी, भूल गए आप? फोन करके आपने मुझे सवाल पूछा था, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल की थी और उसका जवाब मैंने दिया था, तो आपको भी जवाब देना चाहिए था। जी सर, एक बात और बता दो आप इतनों कि हम चाहे रविंद्र सिंह भाटी की बात करें, चाहे आरएलपी के नेता थान सिंह जी हो गए, मोदी जी, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी हो गए, हमारा किसी से, ना आपका, ना मेरा, ना हमारी टीम का, ना आपकी टीम का किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी है नहीं। जी जी, हम जो कर रहे हैं, हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। जी और आप ये जो चीज थान सिंह जी को लेकर बोल रहे हो या किसी को लेकर भी, ये सिर्फ इसीलिए बोल रहे हो कि आप समाज का भला चाहते हो। बस हमारा उद्देश्य एक है जी कि आज राजपुरोहित समाज का राजनीति वजूद खत्म होने जा रहा है। जी जी। एक विधायक है मात्र, उसका कारण ये है कि इस तरह की चापलूसी, आज हनुमान बेनीवाल आगे इसलिए बढ़ा कि वो अपनी समाज पहले और राजनीति बाद में, बिल्कुल। रविंद्र सिंह आगे इसलिए बढ़ा कि उसके लिए छत्तीस को समाज है और वो समाज को पहले आगे करता है, समाज मतलब छत्तीस को, हाँ। और राजनीति बाद में। थान सिंह जी पार्टी को पहले महत्व देते हैं, राजनीति को पहले महत्व देते हैं, समाज को बाद में देते हैं, इसलिए आज उनको तकलीफ आ रही है, बाकी कोई नहीं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि परवीन सिंह चौहान करके एक इन्फ्लुएंसर है, आपने अगर देखा हो, जो गायों की सेवा करते हैं, हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो सर, एक तो वो एक साइड वो है, एक साइड आप जैसे लोग हैं जो परवीन सिंह चौहान हो गए, आप हो गए, आप तो खैर बहुत टाइम से ये चीज कर रहे हो। तो सर, एक साइड तो हम ये देखते हैं कि जो आपके भी इतने इंस्टाग्राम पर वीडियो नहीं आते हैं गायों को लेकर, जितने टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, हकीकत डालने का टाइम ही नहीं मिलता जी। तो सर, एक तरफ हम देखते हैं जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, तो सर वो एक गाय को पट्टा डाल दिया तो उसकी पूरी एक रील बन गई, 2-2 मिलियन रील जा रही है, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो लोगों को, मेरे को लगता है, सोचना चाहिए कि असली गौरक्षक कौन है, कौन गौरक्षा कर रहा है। 52 ट्रकें पकड़ी तब ये पट्टा डालने वाले लोग कहाँ थे? जी सर, बिल्कुल। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक पट्टा डालने से गाय की सेहत को पट्टा डालना चाहिए। सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, पट्टा डाल रहे हो, परंतु तुम एक पट्टा डाल के फिर मैं फलाना सिंह ये टिकट वो जो भी मैं फलाना वो ये वो, तुम उसकी रील को मिलियंस में वायरल कर रहे हो। तो जो 52 ट्रकें पकड़ी, उसका वीडियो बनाने का समय नहीं मिला तुम लोगों को। भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कांड हुआ है, आज तक किसी ने 52 गाड़ियां नहीं पकड़ी। गौरक्षा कमांडो फोर्स है हमारे, 31 वर्षीय गोप्रियान सत्ता पद यात्रा गुरुदेव श्री जगदीश गोपाल जी महाराज के भगत हैं, उनके शिष्य हैं, उनकी टीम है पूरी, और बांसवाड़ा के गौरक्षक है, गौरक्षा दल वाले हैं, भीलवाड़ा वाले, सभी लोगों ने मिलकर ये कार्य जो किया है। हमने आपको देखा है टी राजा सिंह के साथ देखा है। उसका सर, आप जब जा रहे थे, आज से 4 साल 6 साल पहले की बात है, लगभग वो सेकंड बार विधायक बने तब की बात है, लगभग 4-5 पहली बार विधायक क्या दूसरी बार शायद मुझे। जी। तो सर, तब मैंने आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, आपको धमकियां मिली थी बहुत सारी कि हैदराबाद आओगे तो काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फिर भी दूसरे दिन एसएस टाइगर के साथ टी राजा सिंह बैठे हुए दिखे, रैली में दिखे। मुझे क्या है, जिहादियों के चैलेंज स्वीकार करने में बड़ा मजा आता है। उस समय मेरे 2 साले रहते हैं हैदराबाद में, उन दोनों सालों के जो पालतू लोग हैं, उन सालों के जो चापलूस और चाटुकार लोग हैं, उनके गुलाम हैं, उन गुलामों द्वारा उसने फोन करवाया था कि भाई हैदराबाद आके राजा सिंह का प्रचार किया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और मैं उसके बावजूद हैदराबाद जाके भाई का प्रचार किया और उनको जिताया। जिताने के बाद फिर लाइव आया मैं, तो उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा गोबर लगा हुआ जूता पड़ा कि साला धमकी देने के बाद में भी आज मैं राजस्थान से आकर प्रचार करके गया, और मैं उसको चैलेंज करके आया था, मैंने एक दफा राजस्थान में आकर प्रचार कर हमारे क्षेत्रों में, तो हम तुम्हारा कैसे स्वागत करेंगे वो भी पता चल जाएगा। तो आज तक वो राजस्थान नहीं आया। सर, हमने आपकी काफी सारी इंस्टाग्राम पर रील्स देखी है, गौ रक्षा जो करते हो, उससे अलावा आपको ट्रैवल करने का काफी शौक है, ये मैंने देखा है। तो सर, आप कहाँ कहाँ जा चुके हो? आपने बीच में बुलेट से भी कुछ जगह पर एक्सप्लोर किया था, बुलेट बाइक से। बुलेट से मैंने 4 धाम की यात्रा की थी। गुरु महाराज तुलसाराम जी बाबा जी जब उन्होंने वहां पर बद्रीनाथ में अपना चतुर्मास किया था, 4 धाम की बुलेट यात्रा की। और मैं क्या है, बुलेट 2 व्हीलर बुलेट 4 व्हीलर ऐसे मुझे पहाड़ों में और झरनों में और नदियों नालों में, इस तरह की जो जगह है, वातावरण है शुद्ध, उसमें थोड़ा घूमने का मुझे शौक है। तो मैं जाता रहता हूँ, कभी केरल साइड में, कभी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या कभी उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। सर, हमने एसएस टाइगर को देखा है गौ रक्षा करते हुए, जीआरसीएफ को चलाते हुए, समाज के लिए बात करते हुए, लेकिन सर क्या आप बताना चाहोगे लोगों को जो आपको काफी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कि
एसएस टाइगर जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उनके परिवार के साथ रिश्ते कैसे हैं, वो है क्या असली में जो एसएस टाइगर रियल है? पारिवारिक और पर्सनल लाइफ में मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ जी और सारा परिवार के साथ में मिलजुल के रहता हूँ मैं। जी मेरा परिवार किसी परिवार के साथ में मेरा कोई वाद विवाद नहीं। जी और जहाँ परिवार को जरूरत पड़ती है उनके लिए मैं तैयार रहता हूँ। जी जहाँ बहनों को जरूरत पड़ती है, बुआओं को जरूरत पड़ती है, भाइयों को जरूरत पड़ती है, चाचा को, जिनको भी मेरी जो जरूरत पड़ती है, जहाँ पर भी ये कोई कार्यक्रम है, फंक्शन है, जी तो मैं अपनी हाजिरी निभाता हूँ जी और मैं वहाँ जाके अपना फर्ज पूरा निभाता हूँ, समय निकाल कर उसमें से। जी हालांकि बिजी लाइफ रहती है सोशल वर्क की वजह से, फिर मैं समय निकालता हूँ। बाकी मेरा सामान्य परिवार है, जी कोई हाई फाई परिवार नहीं है, जी कोई हाई फाई बिजनेस वाले या लाखों करोड़ों के बिजनेस वाले हम लोग नहीं है, नहीं। सामान्य लोग हैं हम लोग। जी सर। सर हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर यूथ लड़की और लड़के हमारे इस चैनल को देखते हैं, अगर उनको आपको एक लाइन में या फिर एक सेंटेंस में आपको कुछ सीख देनी हो, मैसेज देना हो मैं युवाओं को और उन सभी लोगों से एक ही चीज कहूंगा जी कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है जी तो सत्य का साथ देना, सही के साथ खड़ा होना, भले उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी लड़ना पड़े, झूठ के साथ खड़े मत होना। या किसी भी व्यक्ति कोई आपको खरीदना चाहे तो बिकना मत, चापलूसी मत करना, किसी की गुलामी मत करना, जी हुजूरी मत करना। जी अगर कोई गलत है तो स्पष्ट मुंह पे बोलना, और कोई सही है तो भी स्पष्ट मुंह पे बोलना। अगर आप सच के साथ चलोगे, सत्य के साथ चलोगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कहीं न कहीं अपना योगदान दोगे तो आगे बढ़ोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, कोई गिरा नहीं सकती। वरना चापलूस और चाटुकारों की दुनिया में ज्यादा कीमत नहीं होती, जी तो किसी न किसी दिन एक्सपोज हो ही जाते हैं। जी। सर कुछ आप लास्ट मैसेज अगर मेरे को सलाह देना चाहोगे तो पर्सनली। आपको, जी आप तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लेके आए हैं यार, जी बहुत शानदार प्लेटफॉर्म लेके, और आप काफी समय से मेरे संपर्क में भी जी। हैं। आप समय समय पर गौ रक्षा के लिए भी कहीं न कहीं अपनी वीडियो इस एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग के हिसाब से आप कहीं न कहीं जी सहयोग करते रहते हो गौ जी रक्षकों जी जी को। सर। तो ये जो प्लेटफॉर्म पकड़ा है बहुत बढ़िया, आज का जमाना सोशल मीडिया का है, जी तो इसी संदर्भ में आप भी आगे बढ़ो जी और सभी को साथ में लेके चलो। किसी का झूठ मत दिखाना, बिल्कुल सर। किसी की बिल्कुल। पोपलगने मत दिखाना। जी और अगर कोई व्यक्ति सच के साथ में नहीं खड़ा है, वो फालतूगिरी करके अपनी टीआरपी बटोर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक्सपोज करने का काम करना, उनको बढ़ावा मत देना। जी जी। मेरी ये सलाह है आपको। तो एसएस टाइगर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे शो पर आए। तो जैसे आप लोगों को बताया उन्होंने कि सच्चाई का साथ देना, चाहे 33 अटैक हो जाए आपके ऊपर, कई बार जेल जाना पड़े आपको, कई चीज़ें हो जाए लाइफ में, लेकिन फिर भी सच्चाई का साथ देना। और ये मारवाड़ी बातचीत विद मारवाड़ी लड़का का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। एसएस टाइगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे शो पर आए, हमें टाइम दिया और आपको और हमको गौ रक्षा के बारे में बहुत कुछ सिखाया और बताया। तो धन्यवाद सर, आप जय आए। श्री राम, वंदे गो मातरम। जी सर। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं, हरिद्वार में जरूर मिलेंगे।